बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा जो है वो मनाई जा रही है और ईद पर स्पेशली हुकूमत की तरफ से और तमाम जो माहिरीन सेहत हैं उनकी तरफ से खुसूसी तौर पर आवाम को एहतियात करने के लिए कहा जा रहा है। मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं उनमें बतदरीज कमी आई है। 60 से 70% जो है वो शरह में कमी बताई जाती है, लेकिन वबा का फैलाव जो है वो अभी भी जारी है। और ये जो ईद के तातीलात के दिन हैं ये बहुत अहम करार दिए जा रहे हैं इस हवाले से। सब लोगों से हुकूमत की दरख्वास्त यही है कि वो जो एहतियात का दामन है ख़ास तौर पर ईद पर वो हाथ से ना छोड़ें। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि जिस अंदाज में ईद पर स्पेशली माहिरीन सेहत कुछ और चीज़ों के हवाले से मुतनब्बे करते नज़र आ रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। और सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे जो पॉलिटिकली चीज़ें हम देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में। एक तरफ ईद के बाद अपोजिशन जो है वो ये चाहती है कि मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, उनकी कारकर्दगी पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो हालिया जो फैटफ बिल्स की मंजूरी है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी नाला नज़र आते हैं। और उनका मानना यह है कि ये दोनों बड़ी अपोजिशन की जमातें हर वो काम कर रही हैं जिससे हुकूमत को फायदा पहुंचाया जा रहा है। बिलावल साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, मौलाना साहब से भी मिले, लेकिन अब मौलाना साहब जो हैं वो इन जमातों पर एतबार करने को तैयार नहीं है। APC के हवाले से भी मुशावरत की गई। वो ऐसा क्या होने जा रहा है ईद के बाद जो ये दोनों जमातें जो हैं वो हुकूमत को टफ टाइम देने की खातिर करने पर आमादा हो जाएंगी और APC में ख़ास तौर से इन तमाम चीज़ों पर इत्तफाक हो जाएगा। नैब जिस पर बहुत तनकीद हो रही है और नैब बिल्स में तरमीम का मामला एक तरफ है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नैब को बेहतरीन इदारा करार दे दिया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और जो नैब की हालिया कारकर्दगी है उसकी तारीफ़ करते हुए ये कहा गया, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के हवाले से भी कहा गया कि जी उनकी सरबराही में 446 अरब रुपए की रिकवरी हुई है। बदउनवानी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग में नैब जो है वो बेहतरीन इदारा है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद हैं फ़ारूक हबीब साहब, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तारड़ साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि एक तरफ तो आप लोग अपोजिशन को इकट्ठा करने की बात करते हैं, ये फैटफ बिल्स की मंजूरी पर ऐसा क्या हुआ कि मौलाना साहब और उनके जो अरकान हैं JUIF के वो सेनेट में भी काफ़ी बरसे, आप लोगों की पार्टी पर भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी, और ईद के बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि ये तमाम जमातें जो हैं वो हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगी? बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। बात यह है कि फैटिफ के हवाले से 3 बिल्स जो थे वो अंडर कंसिडरेशन थे। उनमें से एक बिल तो बिल्कुल फैटिफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं था और वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए वो नैब का एक नया फॉर्म बनाने की कोशिश की गई। और उस बिल के अंदर इकोनॉमिक टेररिज्म यानी मईशत के हवाले से दहशतगर्दी को डिफाइन किया गया और उसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत के सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्रेटरी होम को ये इख्तियार दिया गया कि वो किसी भी शख्स को 6 माह के लिए नजरबंद कर सकते हैं जिस पे उनको शुबा हो मनी लॉन्ड्रिंग या शुबा हो किसी और किस्म की वायलेशन का। तो हम समझते थे कि इसका जवाब कोई नहीं है और फैटिफ ने जो रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान को दी हैं उसका उस बिल से ताल्लुक कोई नहीं है, वो बड़ी ज्यादती थी। बहरहाल वो ऑपोजिशन उसमें कामयाब हुई और वो एक बिल जो है वो गवर्नमेंट ने माना और उसको विड्रॉ किया। जो बाकी 2 बिल्स थे जिसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल 1948 का बिल था और दूसरा एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 UN सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड सजाओं से मुतालिक जो शिकें थी उस हवाले से 2 बिल्स ले किए गए और उसमें उसको क्लॉज बाय क्लॉज स्टडी भी किया गया और ऑपोजिशन ने उस पे जो है वो जॉइंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें शाहिदा अख्तर अली साहिबा JUIF से शरीक थी, हमारी तरफ से शाहिद खान अब्बासी साहब बोले, बाकी अरकान बोले, शरी रहमान साहिबा मौजूद थी। तो उन 2 बिल्स के हवाले से बात की गई। एक तो हम इस बार मामले में बिल्कुल क्लियर थे और हमने पहले दिन से ये मौकफ रखा कि हमने किसी भी चीज को नैब की तरमीम के साथ लिंक नहीं किया, मशरूत नहीं किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो तारड़ साहब से और फारूक हबीब साहब से डिस्कशन का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम फ़ारूक हबीब साहब से और अताउल्लाह तारड़ साहब से बात कर रहे हैं। सियासी एतबार से जो चीज़ें हैं, ईद के बाद अपोजिशन की तरफ से अनाउंस किया गया है कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कोई ना कोई तहरीक या किसी किस्म का इक़दाम उठाया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जमात बहुत ज़्यादा नाला है इस बात पर कि पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने अपोजिशन को इकट्ठा नहीं किया या उनको धोखा दिया और ऐसे इक़दाम किए फैटिफ बिल्स की मंजूरी के मामले में कि जिससे हुकूमत को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो हुकूमती मौक़िफ़ फ़ारूक हबीब साहब इस पर क्या है कि वाकई कहीं ना कहीं अपोजिशन के अंदर डिवाइड है? क्योंकि मौलाना साहब का इन पर इल्ज़ाम यह है कि ये आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों के अराकीन जो इनसे राब्ते में थे उनको भी ये महसूस हुआ कि अपोजिशन में ये दो बड़ी जमातें जो हैं वो हुकूमत को कहीं ना कहीं इस मामले पर सपोर्ट कर रही हैं? देखें, बात यह है कि जब आप अपोजिशन की बात करते हैं तो अपोजिशन का ना नज़रिया एक है, ना इनका जो है वो कोई अवामी एजेंडा है। इनका सिर्फ एक एजेंडा है, वो एजेंडा इनका है करप्शन बचाओ एजेंडा है। उस 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर ये तमाम लोग जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। आपने ये देखा कि फजलुर रहमान साहब जो है वो किस बात का गिला कर रहे हैं, किस बात का शिकवा कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए? क्या ये कौमी मफाद का बिल नहीं है? मैं ये समझता हूं कि क्या इस बिल से जो है वो हमें कोई हुकूमत को ज़ाती फ़ायदा होना है? ये तो पाकिस्तान का मामला है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पहले देखें, हर ऑपोजिशन का मामला जो भी बंदा है वो अपनी नई बोली बोलता है। फारूक हबीब साहब, इसमें ऐसा क्या है कमेटी बनाई कि एहसन इकबाल साहब ने ये कहा कि हुकूमत जितने भी बिल्स मंजूर करा रही है या जो भी कानून साजी कर रही है वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को और इसहाक डार को सामने रख के किया जाता है। देखें, बात यह है, ये तो इनको नजर आता है ना। अब मसला यह है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। हमारे मुल्क में जो है वो बाहर से टीटियां आई हुई हैं। अब दुनिया क्या देखती है? जो भारत कोशिश कर रहा था पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट के अंदर भिजवाने के लिए, क्या हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएं, दुनिया पाकिस्तान को जो है वो एक दहशतगर्द रियासत की नजर से देखे, हमारे साथ ट्रेड खत्म हो जाए। हम समझते हैं कि जब इस किस्म के मामलात ये लोग करते रहे हैं तो अब ये कवानीन फैटफ की रिक्वायरमेंट है। ये इस कवानीन के जुमरे में अगर कोई भी आएगा तो उसको उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप मनी लॉन्ड्रिंग की खुली छुट्टी दे दें, आप टीटियों की खुली छुट्टी दे दें। और इनको ऐसा क्यों लगता है कि इनको सामने में रख के जो है वो कवानीन बनाए जाते हैं? जो NRO इन्होंने मांगा है, ये जो 38 शिक्स हैं टोटल नैब एक्ट के अंदर, नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, उसके अंदर से 34 के अंदर तो इन्होंने कहा है कि हमें जनाब एक NRO आप जारी कर दें। अब ये क्या शिक हुई कि सजा को 5 साल जो है वो 5 साल बाद जो शख्स जिसको एहतसाब अदालत से सजा हो वो अहल हो जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। सजा तो नवाज शरीफ को हुई है, तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ स्पेसिफिक कवानीन ये बना के ले आए हैं। फिर ये कहते हैं कि 99 से पीछे के आप केसेस नहीं सुन सकते, वो भी इनके केसेस इनको लगता है। तो ये तमाम अपनी एक विश लिस्ट बनाकर लेकर आए थे NRO प्लस की शक्ल के अंदर, जिसको हमने नहीं तस्लीम किया। इनकी विश लिस्ट बनाकर लाए थे। आप कहते हैं कि उसमें नाकामी हो गई, कि लिंक किया जा रहा था, NRO चाहते थे, वो नहीं हुआ। वजीर आजम साहब ने भी इस हवाले से बात कर दी। लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब, अब ईद के बाद जो बार बार बात की जा रही है, और ये ऑन सो मेनी ओकेजन्स पास्ट में भी हमने देखा है कि इस किस्म की किसी तहरीक का तस्करा हुआ, लेकिन इसमें संजीदगी का एलिमेंट कितना है वो शायद APC बुलाने के हवाले से बिलावल साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को बार बार कहना पड़ता है कि आप जरूर शामिल हों, अगर आप शामिल नहीं हुए तो ये नाकाम हो जाएगी, फिर फायदा नहीं होगा। सो ऐसा क्या है, क्या तहरीक है? पार्लियामान के अंदर है, बाहर है, सड़कों पर आ रहे हैं, वो क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे भाई फारूक हबीब साहब ने जो बात की इसको क्लियर कर दूं कि जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से और इसहाक डार साहब के हवाले से बिल है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल है, जिसे जो है वो मुश्तरका कानूनी मावनत का बिल है कि कोई भी मुल्क, और सादिया साहिबा ये पूरा मसवदा मैंने पढ़ा है, कोई भी मुल्क आपके मुल्क में या आप किसी भी मुल्क में जो शख्स किसी भी क्राइम में किसी भी तरीके से या तो मतलूब है या एज अ विटनेस रिक्वायर्ड है या वैसे रिक्वायर्ड है, उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। उसका फैटिफ से कोई ताल्लुक नहीं है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का। वो एक फैशिस्ट बिल है, उसको हम अपोज करेंगे, कर रहे हैं। जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का बिल था, जो एंटी टेररिज्म रिलेटेड UN सिक्योरिटी काउंसिल का बिल था, उस पर हमने एतराज नहीं उठाया, राइटली नहीं उठाया, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था। बाकी जिन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, वो भी दूर होने चाहिए, हम उनको भी दूर करेंगे। मगर बहुत सारे लोग शो देख रहे होते हैं और एक अवाम की राय भी बनती है, तो काइंडली जो TT है, इसको टेलीग्राफिक ट्रांसफर कहते हैं, आपकी सारी फॉरेन रेमिटेंसेस
स्टेट बैंक के चैनल के थ्रू मुल्क में आती हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू मुल्क में आती हैं, आपका ज़र मुबादला इससे बढ़ता है। तो काइंडली टीटी को अलग रहने दीजिए, वो एक फॉरेन टेलीग्राफिक ट्रांसफर है। असल मसला टेरर फाइनेंसिंग का है, असल मसला दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो फाइनेंसिंग होती है उसका है। तो काइंडली इसको पॉलिटिकल ना बनाए, ये पॉलिटिकल है नहीं और वो आपके कहने से पॉलिटिकल बनेगा नहीं। दूसरी बात, जो नैब की आपने बात की, आपने अगर आईने पाकिस्तान पढ़ा हो तो अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेप करे खुदा ना खास्ता, या मर्डर करे या डिकॉइटी करे और उसको सजा हो जाए, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन आईने पाकिस्तान में 5 साल है। मैं इस पे नहीं जाता कि कोई मुसवदा था कि नहीं था, बट काइंडली आईने पाकिस्तान को भी देख लें, डिस्क्वालिफिकेशन आइन में दर्ज है। दूसरी बात ये कि नैब के हवाले से किसने इनसे एनआरओ मांगा है, कब मांगा है, किसने कहा है। हमारे केसेस तो रिलेट ही नहीं करते पब्लिक मनी से, ना उसमें चीनी का मामला है, ना आटे का मामला है, ना बिजली का मामला है। तो एनआरओ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत परसेप्शन है, इसको दुरुस्त होना चाहिए। अब आइए, बड़े बड़े अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। जी, मैं इस्लामाबाद मौजूद था ना जी, और मैं अपने जो पार्टी की टीम है उसको असिस्ट भी कर रहा था मुख्तलिफ मामलात के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि वो कंडीशन किसी ने नहीं लगाई, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा था कि कंडीशन लगाई है, तो उसका शाहिद खान साहब ने जवाब दिया था कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो मैं अब इससे आगे क्या कह सकता हूँ कि हमने कोई चीज मशरूत नहीं की, एंड गवर्नमेंट की टीम को मुकम्मल बाएतमाद तरीके से मुकम्मल तौर पे ये क्लियर करवा दिया गया था कि हमने कोई चीज किसी चीज के साथ मशरूत नहीं की है, और ये बता दिया गया था। तो इसलिए ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज्यादती है। बाकी जहां तक बात है JUIF मशरूत नहीं की, राइट सर, मुझे राइट मूविंग ऑन मुझे एक और चीज पे भी, अभी फरूख हबीब साहब का पहले मौक़िफ़ जान के फिर आपकी तरफ भी आते हैं। फरूख हबीब साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आप तारिर साहब को? क्विकली कर दें, फिर मुझे सादिया बात ये है, सादिया बात मैं आपको ये बात देखें, बात ये है 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल जो है वो नून लीग की हुकूमत रही। क्या इनको जो नैब अमेंडमेंट थी, जो ये अपना मसवदा लेकर आए, जो फारूक एच नाइक ने बनाकर और PMLN ने उसके ऊपर स्टैंप लगाकर उसके ऊपर अपनी आमादगी जाहिर करके इन्होंने जब जमा करवाया, तो क्या नैब का मसवदा इनको उसी वक्त याद आया था जब ये हम फैटफ के बिल्स पास कर रहे थे? अगर फैटफ के बिल्स को लिंक नहीं किया तो ये स्पेशल कमेटी का बायकॉट क्यों करके आए शाहिद खाकान अब्बासी और बाकी लोग? फिर उसके बाद अगर जब नेशनल असेंबली इसको पास कर रही थी तो वहां पर जो है वो नो की आवाजें किसने लगाई? यही सारी ऑपोजिशन उसको अपोज कर रही थी। फिर एक बाबरकत रात आती है, रातों रात जो है इनको पता चलता है कि अब हम पीछे रह गए हैं, पूरी कौम के सामने मुंह छुपाना हमें मुश्किल हो गया है। फिर ये अगले दिन जो है वो पीछे जो है वो 100 प्याज 100 वाली जो मसाल है वो मैं देना नहीं चाहता, फिर ये पीछे आए उसको पास करने के लिए। इन्होंने जो कौमी मफाद के आगे जाती मफाद को आगे रखा है, कौमी मफाद को इन्होंने जाती मफाद के ऊपर हावी किया। क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने देखा कि वजीर आज़म साहब की जो काबीना है उस पे बड़े एतराज़ात उठते थे, मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी, दो ऐसे PMs ने जो रेजिग्नेशन दिया। सादिया मुझे 30 सेकंड दे दें और जी मुकम्मल कर लें। सादिया मुझे 30 सेकंड दे दें। इन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, देखें इन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की बिल की बात की। देखें, कौम को गुमराह नहीं करना चाहिए नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के, हमें सीधी बात करनी चाहिए। मामला यह है, फैटफ की रिक्वायरमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो आपके मुल्क के अंदर ये रेसिप्रोकल है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई आपके मुल्क में बैठ के जो है वो दहशतगर्दी करता है, या कोई बाहर से बैठ के आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करता है, दहशतगर्दों की मददगार साबित होता है, तो हमारे पास एक कानून मौजूद होगा। ये उसको अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं कि साहबदार को लाने के लिए वापस कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, ये भी फैटफ की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा मेरी दो बातों का जवाब दे दें। इन्होंने टीटीज एक मिनट अता साहब 1 मिनट दे दें, आप 1 मिनट मुझे दे दें। मैंने वो सारा बिल पढ़ा है, हमारी जिम्मेदारी है, मैं बड़ा डिटेल से बात कर रहा हूं, आपसे जरा सुन लें। आपने बात की टीटीज की, एक मिनट सादिया, इन्होंने टीटीज की बात की। मुझे आप ये बताएं, हम उन टीटीज की बात कर रहे हैं जो बेनामी टीटीज हैं। महबूब अनवर पापड़ वाला कभी लंदन गए ही नहीं है, वो वहां से टीटियां भेज रहे हैं। वो इस किस्म की टीटियां तो टेरर फाइनेंसिंग के जुमरे में आती हैं, जिनका पता ही कोई नहीं है। मैं अर्ज करता हूं, वो सारी जिंदगी पाकिस्तान के अंदर रहे हैं। वो शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के, सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर 17 अरब रुपया उन टीटी से आ गया। मुझे अगर मैं तारिर साहब की बात सुन लूं फरूख हबीब साहब, फिर मुझे एक ब्रेक की तरफ भी जाना हो जाए।
आपने अगर आपने ये देखा हो सारा मामला, तो नैब का बिल आप लेके आए, हम नहीं लेके आए, जिसमें चेयरमैन की एक्सटेंशन वाला शेख थी। नंबर 2, अगर आपने वो 48 सफ़ों का फैटिफ का डॉक्यूमेंट पढ़ा हो जिसमें फैटिफ की रिक्वायरमेंट्स दर्ज हैं, तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बिल के अंदर ये नहीं लिखा कि जो टेररिज्म एक्टिविटी होगी वो कवर होगी। उसमें पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का जिक्र है, कोई भी जुर्म उसमें आ सकेगा। दूसरा, जो मनी लॉन्ड्रिंग की यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है, मेरी बात सुन ले, मुझे मुकम्मल करने दें। यूनाइटेड नेशंस की जो डेफिनेशन है, हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है, उसके अंदर ये दर्ज है कि मनी लॉन्ड्रिंग वो है जहां प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जहां जुर्म शामिल है। तो काइंडली बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलग रखें, इसमें बिजनेसमैनों को तबाह ना करें। मईशत पहले तबाह हो चुकी है। आप लोग फैटिफ की गार में सियासी इंतकाम मत लें। जो फैटिफ की रिक्वायरमेंट्स हैं हम फुलफिल करेंगे, मुल्क की सलामती की खातिर करेंगे, मगर काइंडली इसमें अपने सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना मत बनाएं। चलें, आप कह रहे हैं कि सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए अनफॉर्चुनेटली दूसरा टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रही थी, वज़ीर आज़म की कैबिनेट में मौवनीन ख़ुसूसी और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन भी आया, वो आपसे नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्ला तारड़ साहब और फ़ारूक हबीब साहब। अगले सेगमेंट में हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर्स हजरात जो हैं वो मौजूद होंगे और मुल्क में जो कोरोना की केसेस में बतदरीज कमी आई है, लेकिन ईद उल अज़हा की तातीलात जो है वो बड़ी क्रूशल किरदार जो है वो अदा कर सकती हैं और आवाम पे डिपेंड करता है कि वो कैसा इन दिनों में इस मामले को, इस वबा को संजीदगी से लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे एक वक्त के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि मुल्क में जो कोरोना केसेस हैं उनमें बतदरीज कमी हो रही है। हुकूमत कहती है कि हमारा जो स्मार्ट लॉकडाउन था वो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुआ है, लेकिन ये जो ईद की तातीलात के दिन हैं ये बहुत ज़्यादा अहम ठहराए जा रहे हैं। डॉक्टर्स क्या रेकमेंड करते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर जनरल अजहर महमूद कयानी साहब मौजूद हैं, एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RIC। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे अगर मैं आगाज़ करूँ तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो रीज़न्स थे या वो क्या मुहर्रिकात थे जिसके बाद आज हम, बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन चीज़ है कि केसेस में कमी देख रहे हैं? ये एक तो आई थिंक स्मार्ट लॉकडाउन वाली बड़ी अच्छी बात थी, और एक जो सबसे परेशान कुन बात हुई थी पिछली ईद उल फितर पे जो सर्ज आया था उसमें परेशानी थी कि और ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगा और बीमारी बहुत ज़्यादा फैलेगी। लेकिन आई थिंक सम ऑफ द अदर ये जो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और हेल्थ मिनिस्ट्री की जो पॉलिसी थी और डॉक्टर्स हजरात की, पैरामेडिक्स की मेहनत इसमें शामिल थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अल्लाह ताला ने मदद की कि इसमें उस हिसाब से फैलाव नहीं आया जिस तरह की बाकी दुनिया में हो रहा है और इंडिया में जैसे चल रहा है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कंपैरेटिवली लोअर साइड पे रहा, और अभी आज के दिन अगर आप फिगर्स देखें तो उस हिसाब से बहुत थोड़े पेशेंट्स कल शामिल हुए, लेस देन 1000, और डेथ भी 27 के करीब हुई हैं। और जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे बड़े कम मरीज़ हैं अभी। टोटल आई थिंक हमारे मेन सेंटर में 12 मरीज़ है जिसमें 2 वेंटिलेटर पे और 10 जो है वो SOPs पर अमल दरामद, ये बुनियादी वजह आप समझ रहे हैं। इसमें से सबको क्रेडिट जाता है, मीडिया को क्रेडिट जाता है, गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, मेडिकल प्रोफेशनल्स को क्रेडिट जाता है कि इसमें जो SOPs थी और उसमें जो एहतियाती तदाबीर थी उसने बड़ा रोल प्ले किया है। उसमें जो मास्क का पहनना और हाथ धोना, वॉश करना साबुन से, और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग, वो ऐसी चीज़ें थी। देन गवर्नमेंट का कि वो जो पब्लिक प्लेसेस थे उनको बंद करके रखा और वहाँ पे रश वश नहीं हुआ। वो जो वाइड स्प्रेड होता है कि इसमें से जो लास्ट ईद पे था जब एकदम से सब मार्केट्स खुल गई, उसमें हमने वो काफ़ी परेशान कुन हालत थी। और इस दफ़ा गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं। होपफुली आई थिंक लोग इस पर अमल करेंगे और अभी अमल कर भी रहे हैं, और पहले ही बाजार वगैरह सारे दुकानें बंद हो गए, शॉपिंग मॉल्स बंद हो गए, और लोगों को चाहिए कि अब मास्क पहने और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और स्पेशली ईद पे जो है वो
मस्जिद में भी अगर जाएं नमाज़ पढ़ने के लिए तो वो जो 6 फुट का फासला है वो ज़रूर रखें, मास्क पहन के मस्जिद में जाएं और कोशिश ये करें कि वहाँ पे अगर मस्जिद में जो है वो वहाँ पे कारपेट वगैरह ना हो, खाली फर्श हो, वहाँ पे वो नमाज़ पढ़ें और वहाँ से गले ना मिलें और वो जो हमारी सोशल फैक्टर होता है उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि फिर एक सेकंड डर जो है वो इसी पे फैलने का, क्योंकि अभी हज के मौके पर भी हमने वो तवाफ भी देखा काबा का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, बहुत तमाम चीज़ों पर वो अमल दरामद देखा गया। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, चलिए ये बड़ी अच्छी बात है, हम इस पे बात भी करें कि जी नंबर्स कम हो रहे हैं और उसके ये रीजंस हो सकते हैं, बट हमारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते करते कहीं आगे जाके ये जो अभी ईद की छुट्टियां आ रही हैं इनमें ना एहतियात का दामन छोड़ दें। इस पे ज़रा मैं चाहूँगी कि आप रोशनी डालें कि इसमें जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि प्लीज़ ये जो ऑब्जर्वेशन अभी तक रही है, जो SOPs ऑब्जर्व करते रहे हैं, ये आगे भी इसी तरीके से रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया। बात सारी ये है कि देखिए मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए बहुत माजरत के साथ कि यकीनन सारी बातें बहुत दुरुस्त हैं डॉक्टर साहब की कि सब ने मेहनत की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा था, ना पहले किया गया ना अभी कर रहे हैं। आप सब लोग देखते होंगे बाजारों में या जो मंडी, मवेशी मंडी में भी लोग गए हैं, वो बाहर से उनको सख्ती की गई कि जी आप मास्क लेके अंदर जाएंगे, बाहर से खरीद लिया लेकिन अंदर जाके उन्होंने मास्क नहीं पहना या उतार दिया। तो इस तरह से और जो बाजारों में हम देखते हैं ये SOPs को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है मैं कुदरत को दूंगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे बहुत ज्यादा मेहरबान हो गए हैं। लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो मैं जो केसेस देखता हूँ, जिस तरह से केसेस आ रहे थे उस तरह से नहीं आ रहे हैं। तकरीबन 70-80% केसेस जो हैं कोरोना के कम हो चुके हैं। केसेस हैं, केसेस डेफिनेटली हैं, लेकिन क्रिटिकल केसेस जो हैं उसमें काफी हद तक कमी आ गई है। जिस तरह से पिछले जून में 1-1.5 महीने पहले जिस तरह से पैनिक हो गया था और अस्पताल में बिस्तर नहीं थे और सारी चीजें एक बहुत बड़ा मसला बन रहा था, हम बहुत रोजाना लोगों के अपने जानने वालों की मदद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन एक चीज जो आप भी बार बार कह रही हैं और डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, उसमें ये है कि देखिए आइंदा जो इवेंट्स आ रहे हैं, एक हमारा कल का जो इवेंट है उसमें प्रॉपर तरीके से नमाज की अदायगी के बाद गले नहीं मिलना और हाथ और नहीं मिलाना, इसके बाद मुहर्रम जो है वो भी काफी अहम है, क्योंकि मुहर्रम के जुलूस शुरू हो जाते हैं और सब। बिल्कुल, तो ये एक मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना पाकिस्तान से गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। उसकी सीवियरिटी जरूर उसमें कमी आ गई है, उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ गई है कि वो म्यूटेट जो है इंडिया के अंदर बहुत। अच्छा, चलिए, आप कहते हैं कुदरत का ऑब्वियसली बुनियादी किरदार है और कुदरत जो है वो मेहरबान हो गई, लेकिन लोगों के ये बात मैं आई टेंड टू एग्री विद यू कि जो अमूमी रवैये लोगों के हमने देखे हैं, जो अवामी रवैये देखे हैं, वो डॉक्टर साहब कमोबेश इसी तरीके से थे कि एहतियात नहीं। अभी मवेशी मंडियों का इन्होंने हवाला दिया, एंटर हो गए मास्क पहन के, आगे जाके मास्क आपने उतार दिया, आगे आपको लगता है कोरोना खत्म हो गया। अब ये कल ईद के हवाले से भी मैं चाहूँगी कि ऑब्वियसली मवेशी मंडी, फिर मवेशियों से आप जाहिर है कुर्बानी की ईद, गोश्त, फैट, वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा आता है, उस पर भी ज़रा लोगों को कुछ गाइड करें। जी देखिए, आई थिंक कल जब वो कुर्बानी होगी और कुर्बानी पे भी उसी तरह रश होगा, बिल्कुल उसमें ज़बह करने वालों का भी, गोश्त बनाने वालों का भी, गोश्त लेने वालों का भी बहुत रश होगा और वहाँ पे भी ये सारी एहतियाती तदाबीर जो है ज़रूर होनी चाहिए कि सब ने मास्क पहना हो, जो कुर्बानी में इन्वॉल्व है सब ने मास्क पहना हो और जो गोश्त लेने वाले भी मास्क पहना हो। और मंडियों में तो स्पेशली आई थिंक बड़ा ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ जहाँ भी मंडियाँ लगी हुई हैं, कि वहाँ पे उनका चेक होना चाहिए कि वो जिसने मास्क नहीं पहना या उतार देता उसे मंडी में घुसने नहीं देना चाहिए। और वहाँ पे ये एहतियात करेंगे तो अगली सर्ज से हम बच सकते हैं। बट इट डजंट स्प्रेड फ्रॉम द एनिमल्स, राइट? इट डज नॉट, लेकिन उसमें से होता ये है कि कई दफ़ा अगर आपके हाथ में कंटामिनेटेड है गोश्त है और गोश्त से आगे आप करते हैं और वॉश नहीं करते तो फिर जा सकता है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो ड्रॉपलेट्स वाला है कि आप खांसते हैं, छींक मारते हैं, उससे ज़्यादा आपका जो है वो होता है कि अगर आपके 3 फुट से कम फासले पे खड़े हुए हैं तो आप 3 बंदों को 4 बंदों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, किसी को नहीं पता कि किसी को कोरोना है कि नहीं है, किसी को है एसिम्प्टोमेटिक, उनका सिम्टम्स ही नहीं है, वो सिम्टम्स नहीं है तो जिसके साथ आप मुंह के छींक मारे या खांस रहे हैं उसे नहीं पता कि आपको कोरोना है। हो सकता है कि आप बाकियों को फैला दे। आप तो सेहतमंद रहें, आप आपकी इम्यूनिटी सिस्टम तगड़ा
और उसका मुकाबला लेकिन करो, आप लेकिन दूसरे जिसको को आप इन्फेक्ट फैला कर रहे रहे हैं। हैं उसका इतना वीक हो कि वो फौरन ही उसकी कंडीशंस पे ख़राब हो जाए और क्लिनिकली उसका जो है वो सिग्निफिकेंट और सीरियस किस्म का इशू हो जाए और उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये कल वाला जो चीज़ है अगर हम उस पर एहतियात करें, और डॉक्टर साहब का भी जाना जो फरमाना था बजा था कि ये जरीरे ये ना समझे कि कोरोना खत्म, कोरोना तो अगले 2 साल कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। 2 साल मिनिमम आपको इसके साथ जब तक मास्क पहनना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी, भीड़ से बचना पड़ेगा, रश से बचना पड़ेगा। जो रश हमारा मस्जिदों में, जनाजा गाह में, शादी हाल में होता है उससे बचना पड़ेगा। फिर जाके आके जो है वो हालात और बेहतर होते चले जाएंगे। एक तो ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की इस मुल्क पे कि शायद हमारी हर्ड इम्यूनिटी थी, उस हिसाब से ये फैला नहीं है जिस हिसाब से यूरोप में फैला है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा अमवात हुई हैं, वहाँ पे अस्पताल भी थोड़े पड़ गए। हमारे पास तो वो फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, हमारे पास तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो था ही नहीं इतनी बड़ी पैंडेमिक को लेने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक उतना हुआ जितना हम मैनेज कर सकते थे और वो अच्छे तरीके से मैनेज हो गया। सही। अच्छा डॉक्टर कैसर, एक चीज़ और बताइएगा कि अभी ये ऑब्वियसली जैसे एक नई चीज़ थी कोरोना, पूरी दुनिया में तहकीकात हुई, बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई, कभी कुछ सिम्टम्स बताए जाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो पाकिस्तान में हमने सिम्टम्स देखे लोगों को, मॉडरेट से लेकर फिर आगे माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर सिम्टम्स तक, इसमें कोई तब्दीली आई वक्त गुजरने के साथ? यानी आज अगर हम किसी मरीज को देख रहे हैं जो इन्फेक्ट हो रहा है, उसके सिम्टम्स फ़र्क हैं या कमोबेश वही जो तमाम लोगों को हुए हैं पाकिस्तान में या बाहर? नहीं, इसमें बहुत कमी आई है। मैंने पहले जैसे कहा कि जो कोरोना की जो म्यूटेशन है एक इंसान से दूसरे इंसान और दूसरे से तीसरे फिर चौथे, तो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में और दूसरी जगहों पे, इवन के इंडिया में भी वो म्यूटेट होकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव वायरस बन गया वो। और पाकिस्तान में ये, जैसे मैंने कहा कि जून में और जुलाई के शुरू में ये एग्रेसिव था और लोग बीमार होते थे। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बीमार हुए और बहुत ठीक होते होते 4-5 दिन के अंदर इंतकाल कर गए। यानी इतना एग्रेसिव वायरस था कि समझ में नहीं आया कि जी जैसे आप ये देखें कि डॉक्टर पाशा, उनका एक वीडियो आया और वो कह रहे हैं कि मैं देखें चाय पी रहा हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ और सैटरडे को मैं आप लोगों के पास हूँगा, एंड बिफोर सैटरडे ही डाइड। So this was a very serious coronavirus, but fortunately अल्लाह का बड़ा करम है कि अभी भी मरीज आते हैं, हमें फोन करते हैं। और अच्छी बात क्या है इसमें, एक अच्छी बात यह है कि वो क्रिटिकल कंडीशन में लोग लेके नहीं जा रहे हैं। पिछले दिनों लोग खुद लेके जाते थे और डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे, मशवरा नहीं करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि कोरोना कुछ भी नहीं है। समझते बहुत से लोग अभी भी कोरोना को नहीं है कि कोरोना कोई चीज नहीं है। लेकिन अब क्या उनमें तब्दीली आई है कि वो फौरन अगर उनके घर में कोई बीमार होता है तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करते हैं और डॉक्टर्स के मशवरे पे फौरी अमल करते हैं, जिससे मरीज सेहतियात जल्दी हो जाता है और क्रिटिकल कंडीशन नहीं होता है। दूसरी बात ये सारी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए हुकूमत को एसओपीज पे फॉलो कराना पड़ेगा। अब जो ये कुर्बानी गलियों में और जो इस तरह पहले होता था, कुदरत ने हमें ये भी बताया है कि आप हाइजीन मेंटेन करें। जैसे हम कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, तो ये एक मौका दिया गया हम मुसलमानों को कि देखिए इस बीमारी का एक अजाब तो आया है, एक वबा तो है, लेकिन हमें एक बताया जा रहा है कि आप सफाई, और अब वो जगह जगह हर गली मोहल्ले में कुर्बानी जो है वो उस तरीके से नजर नहीं आएगी, क्योंकि आपने ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज कर दी हैं। और आप सही कह रहे हैं कि वो पहले जो आलाइशें पड़ी हुई हैं, कभी कुछ, कभी बदबू है, कचरा है, गंदगी फैल रही है, नोबडी इवन केयर्ड, वो भी चीज़ जो है वो इस दफ़ा अल्लाह करे वाकई के नज़र ना आए। डॉक्टर साहब लास्टली मैं चाहूँगी, हमारे पास आखिरी चंद लम्हात हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली कोरोना के दिनों में भी अदरवाइज भी बात होती रही कि इम्यूनिटी बढ़ाएं, खुराक क्या होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए। अब कल जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो गोश्त ही खा रहे होंगे, तो ज़रा उनको भी बता दें कि भाई गोश्त का इम्यूनिटी का क्या ताल्लुक है। वैसे तो कुछ लोग नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट है कि जितना कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी ज्यादा गोश्त खा ले इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बल्कि उससे और ज्यादा बीमारी फैलेगी। देखिए मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं मैंने इसीलिए आपसे पूछा, मैंने कहा लोग इमरजेंसी में डेली देखते हैं, हम देखते हैं कि ईद कुर्बान पे बहुत सारे लोग वो जो स्टेबल जा रहे होते हैं
जिनको दवाइयों के साथ ठीक चल रहे होते हैं, स्टेंट डलवा, बाईपास हुआ, वो ठीक जा रहे हैं, अचानक बीमार होकर हार्ट अटैक के साथ, हार्ट फेलियर के साथ आ जाते हैं। फिर कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है, शुगर ख़राब हो जाती है, वो जो कोमा में हमारे पास आ जाते हैं। तो वो आपके लिए, आप गोश्त खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन थोड़ी मिकदार में खाएं। आप जब गोश्त खाते हैं तो उसमें से आपकी जो खून है उसमें चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है और आपका खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि उसका नालियों में से गुजरना मुश्किल हो जाता है, और जब वो स्लो हो जाता है तो उसमें से क्लॉट्स बनते हैं, और वो क्लॉट बन के दिल की नालियों को या दिमाग की नालियों को बंद करते हैं और आपको या हार्ट अटैक कर देते हैं या फालिज कर देते हैं। तो ये चीज ध्यान में ना रखें कि ज्यादा गोश्त खाएंगे तो आप ज्यादा सेहतमंद रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। कुछ लोगों की तो टांगों की नालियों में क्लॉट बन जाते हैं और टांगे जो गैंग्रीन हो जाती है, काटनी पड़ जाती है। तो ये इसमें एहतियात बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया है। डॉक्टर जनरल अजहर महमूद कयानी साहब, डॉक्टर कैसर सजाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हैव अ नाइस ईद। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।